पिछले क्लास में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे थे, उसको हम लोग आगे देखते हैं। एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव कैसे डिफाइन किया गया था? म्यू ए बी एंड इट वॉज म्यू ए अपॉन म्यू बी। ठीक है, ए अपॉन बी। और मैंने कहा था कि यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है तो इट इज एब्सोल्यूट, यानी वैक्यूम या एयर को भी वही मानेंगे। एयर की वैल्यू 1 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, बट क्वेश्चन में नहीं दिया है तो एयर को भी 1 मान के चलना है। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे सब लोग। क्वेश्चन लिखिए, देखिए, फाइंड द वेलोसिटी of light and the velocity of light in water and the velocity of light in water if its velocity in glass, कांच में velocity in glass is v, and the velocity of light in water if its velocity in glass is v दिया है, velocity v दिया, और given Ri of water and glass, given Ri of water and glass as mu w and mu g। mu w mu g दिया हुआ है, तो हमको वेलोसिटी दिया है किसमें? वाटर में, तो हमको ग्लास में बताना है कितना होगा। ठीक है, सब लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सॉल्यूशन निकालिए, फिर मेरे सोल्यूशन से मैच कराइए। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग इसको सॉल्व कर लिए हैं। हमेशा आंसर निकाल के ही साथ साथ चलिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, तभी सीख सकते हैं। मेरे इस वीडियो देखने से नहीं होगा, क्लास देखने से नहीं होगा, आप साथ साथ वर्क कीजिए हमारे। चलिए, तो हमको दिया गया कि v दिया था किस में? ग्लास में दिया था v, तो वाटर में बताना था। हम जानते हैं म्यू जी इक्वल टू क्या होगा? c अपॉन v। अभी पीछे क्लास में पढ़ाई हुआ है, तो यहां से हम c जान गए। c हो गया कितना? म्यू जी इंटू v। इसलिए, और वाटर में तो म्यू w इक्वल क्या लिख सकते हैं हम लोग? c अपॉन v इंटू w। c वैक्यूम में है और उसमें वेलोसिटी v w होगा, इसलिए हम c की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा v इन वाटर इज इक्वल टू c अपॉन म्यू w, और c की वैल्यू पुट कर देंगे कितना? v म्यू जी अपॉन म्यू w। ठीक है, आप इसी सॉल्यूशन को कोई और तरीके से भी लिख सकते हैं, वो भी सही है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारा आपका आंसर सेम आना चाहिए और कॉन्सेप्ट सेम अच्छे रहने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम रिलेटिव का बात समझ गए। अब यहाँ नोट करेंगे, लिखेंगे इंपॉर्टेंट, यहाँ पॉइंट, इंपॉर्टेंट नोट कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए। लिखे कि refractive index of a transparent medium, refractive index of a transparent medium, not only depends, refractive index of a transparent medium not only depends upon its electromagnetic property, not only depends upon its electromagnetic property,
but also on a but also on the wavelength of light, also on the wavelength of light passing through the medium. Wavelength of light passing through the medium. एक नई बात आपके लिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मटेरियल का, वाटर का, कांच का, जिसमें से लाइट पास कर रही है, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे होता है, ये आप जब तक इलेक्ट्रोफील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं जानेंगे, क्लास 12 में पढ़ाया जाएगा, तब तक नहीं जान सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके फॉर्मूले होते हैं, हम रोज की पढ़ाई करेंगे आगे चल के। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को तो डिपेंड करता ही है कि किसका कहते हैं, बट इनके अलावा एक और चीज डिपेंड करता है कि उसमें से कौन सा लाइट पास कर रहा है। मेरा कहना ये है कि कोई एक मान लीजिए कांच है, उसमें से कोई लाइट पास कर रही है, तो उसका म्यू कितना होगा, ये डिपेंड करते कौन सी लाइट पास कर रही है। मेरा कहना शायद ये है कि अगर एक ही कांच में से रेड कलर की लाइट जाए, ब्लू कलर की लाइट जाए, ग्रीन कलर की लाइट जाए अगर, तो सबके लिए म्यू अलग अलग होगा। यही बात पढ़ाया गया आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन, ऑफ कोर्स डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बट along with that EM property it also depends कि which color, what is the wavelength of light passing through it। ठीक है, अब तो किस वेवलेंथ के लिए कितना म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसका कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है। समझ बात, बिकॉज अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग फॉर्मूले दिए हैं। जैसे आप लोग जब पढ़ोगे, अभी आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स में भी है, गैस के बारे में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, गैस कैसा क्या होता है। तो जो एक होता है आइडियल गैस, एक होता है रियल गैस। तो आइडियल गैस का एक फॉर्मूला होता है PV = nRT, आप सब सुने होंगे। लेकिन रियल गैस का क्या फॉर्मूला होता है, किसी को नहीं पता, बिकॉज अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एस्पेक्ट पे बात किया, अलग अलग उसके प्रॉपर्टीज पे बात की, तो अलग अलग फॉर्मूला दिया। तो वी कैनॉट हैव ए सिंगल फॉर्मूला which will define all the properties of a real gas. Similarly, when there is a talk की किस वेवलेंथ का लिए कितना म्यू होना चाहिए, इस पे कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है। अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग फॉर्मूला है, जो कि हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, बट ये बात इसलिए बोली जा रही है कि कल को क्वेश्चन आ गया तो घबरा नहीं जाना है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मतलब म्यू, जो ये म्यू निकालने का मेथड दिया ना आपको, म्यू ऐसा निकाल गिवन है, कल को कोई ऐसा फॉर्मूला दे दिया जिसमें एक लेमडा और म्यू दिया आपको दिखेगा, तो कहेगा कि ग्रीन के लिए इतना वेवलेंथ है तो ब्लू के लिए बताओ। तो आप इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहिए, ग्रीन कलर का लेमडा और देंगे, ब्लू का देंगे, तो लेमडा का वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते। समझ बात। तो इसलिए कोई फिक्स आपको लेकिन फॉर्मूला नहीं याद करना है, बिकॉज ये आपके सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए परेशान, बट ये जानकारी होनी चाहिए हमको। हाँ, एक बात तो जानना है, वो इम्पोर्टेंट है कि सभी साइंटिस्ट ने जो फॉर्मूले दिए वो हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन सबका कहना है कि अगर लेमडा बढ़ता है तो म्यू घटता है। सब कहते हैं कि दिस म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, ये सब कहते हैं। ठीक है, तो एक ये आपको जानकारी पता होना चाहिए। बट इसमें भी अब समझ रहे हैं क्या लफड़ा है, किसी ने लेमडा स्क्वायर भी कह दिया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नहीं है, ये लिखा गया है, मतलब बड़ा लेमडा का छोटा म्यू होता है, सिर्फ इतना बताया जा रहा है, इसलिए ये कोई फॉर्मूला नहीं लिखा जा रहा है। समझ रहे बात। इसकी जगह हम लोग दूसरी बात, हम लोग जो पढ़ना वो बता रहे, बट ये बात आपके सामने आना जरूरी था कि कल को हम, जैसे हमको कोई कल को कह दिया कि ऐसा म्यू दे दिया उन्होंने A + B/λ², ये भी एक साइंटिस्ट का दिया हुआ फॉर्मूला है, उनका नाम कॉची है। तो आपको इससे मतलब ज्यादा है नहीं। अब आप तय रहिए कि आपको एक वैल्यू दिया जाएगा, बी के वैल्यू दिया जाएगा, कॉन्स्टेंट्स है, और कहेंगे ग्रीन कलर के लिए म्यू बताओ, तो ग्रीन का वेवलेंथ वो देंगे, ब्लू को तो ब्लू पुट कर लीजिएगा,
मतलब जब आपके सामने से ये बात एक बार गुजरी रहेगी तो कल को ऐसा कोई बात आता है, जेई में आ चुका है इसलिए मैं बातें कर रहा हूँ, मैं कोई आगे ऐसा बात इस तरह का एडवांस पूछ चुका है, इसलिए आप तैयार रहिए इसके लिए। लेमडा देगा तो म्यू निकालेंगे, फिर जो आगे निकालना निकालेंगे हम लोग, ठीक बात। जैसे ए दिया बी दिया, कहा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मटेरियल फॉर ग्रीन कलर, वेलोसिटी पूछ लिया, तब क्या करेंगे आप? तो वेलोसिटी दिया, ए दिया बी दिया और ग्रीन का क्या दे दिया, वेवलेंथ दिया, तो आपका म्यू आ गया। जब म्यू आ गया तो सी बाई वी करके हम वी निकाल सकते हैं। अब ये बात सुन लिए तो आपको एक रहेगा ना कि हाँ ऐसा बात हो सकता है कि लैम्डा दे के म्यू निकालना पड़ सकता है, बट सुने ही नहीं रहेंगे तो देख के डर जाएंगे एग्जाम में कि ये क्या आ गया, इसलिए बात आपके सामने बोला गया। हम लोग जो पढ़ना वो बात देखिए, इधर मान लीजिए वैक्यूम है, इधर कोई मीडियम है। आपको एक पिछले क्लास में बात हमने किया था, फिर से कर रहे हैं कि जब रिफ्रैक्शन में वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो क्या बदलता है और क्या नहीं बदलता है, ये बात जानना था। तो क्या बदलता है? वेलोसिटी। तो यहाँ पर वैक्यूम वेलोसिटी कितना होगा? c होगा, लाइट का वेलोसिटी c होगा, यहाँ पे क्या होगा? v होगा। फ्रीक्वेंसी अगर f0 है तो यहाँ भी क्या होगा? सेम होगा। यही बात बताई गई, मीडियम बदलने से फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता। और वेवलेंथ माने लैम्डा नॉट था तो यहाँ के वेवलेंथ भी क्या होगा? बदलेगा। दोनों तरफ फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और एक फॉर्मूला आपको पिछले क्लास में बताया, क्या बताया गया? v इक्वल एफ लैम्डा बताया गया। तो सिंस आप नोट कर रहे हैं, साथ नोट करिए, सिंस v इक्वल टू कितना? एफ लैम्डा इम्प्लाइज f इक्वल टू v बाई लैम्डा, का मतलब दोनों मीडियम में f सेम होना है तो दोनों मीडियम का v बाई लैम्डा का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहां वही काम कर, यानी क्या होना चाहिए? यहां पे क्या हो जाना चाहिए? c अपान लैम्डा नॉट शुड बी इक्वल टू v अपान लैम्डा। f नॉट दोनों साइड हमने बराबर कर दिया, कुछ नया काम नहीं किया। आगे क्या हो जाएगा फिर? अब यहां से हम लिख सकते हैं c बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल टू v को क्या लिख सकते हैं हम लोग? v को लिख सकते हैं c बाई म्यू, होता है ना, पढ़े थे ना, म्यू इक्वल टू होता है c बाई v। तो v की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? v की जगह लिख सकते हैं c बाई म्यू। तो होगा c बाई म्यू, v की जगह c बाई म्यू अपान लैम्डा। तो c से c कट गया तो क्या हो गई? ये हो गया लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट बाई म्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला जान लीजिए। अगर वैक्यूम में हमको वेवलेंथ पता है तो किसी मीडियम पूछेगा तो वैक्यूम अपान म्यू कर देंगे तो हमको उस मीडियम का हम लोग वहां का लैम्डा निकाल लेंगे। ठीक है, और ये भी अभी सही हो गया। म्यू इक्वल क्या हो जाएगा? लैम्डा नॉट बाई म्यू इक्वल लैम्डा नॉट बाई लैम्डा। तो इस तरह कुछ रिलेशन बन रहा है, सही है। ये रिलेशन जानते रहना है कि अगर हमको वैक्यूम में वेवलेंथ पता है तो किसी मीडियम पूछेगा तो हम लैम्डा बाई म्यू कर लेंगे। ठीक है, एक ये बात आपको जानकारी होना चाहिए था। अब हम लोग तैयार हैं, म्यू का जब पता हो गया तो अब हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूज करके ये रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। हम लोग रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, लिखा जाए। अब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं तो पहला चीज पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो लॉज मतलब एक ये इधर एक ये नॉर्मल हुआ, ये इंसिडेंट रे कहलाएगी और फिर दूसरे मीडियम में से चली जाएगी तो रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी। ये नॉर्मल हुआ आपका, नॉर्मल से इंसिडेंट रे एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंट कहा जाएगा और नॉर्मल से इसको हम लोग आर कहा जाएगा। अब चाहे ये फ्लैट सरफेस हो चाहे कर्व सरफेस भी हो सकता है,
कहीं सरफेस पे होगा तो ये दोनों लॉ वैलिड रहेंगे। ये ऐसे आया और मान लीजिए ऐसे चले गया, तो ये इंसिडेंट एंगल हो गया और ये रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया, ये हो गया नॉर्मल। तो मतलब इसलिए दोनों डायग्राम बनाया कि ये प्लेन सरफेस हो चाहे कर्व सरफेस हो, दोनों केस में ही जो बातें कही जा रही दोनों के लिए वैलिड रहेंगी। लिखा जाए पहला, जैसे रिफ्लेक्शन में था वैसे यहां भी है। रिफ्लेक्शन होता था ना कि दो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन, वही यहां भी रहेगा। तो पहला लॉ लिखेंगे सब लोग, लिखा जाए कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड कॉमन नॉर्मल, इंसिडेंट रे, refracted ray and common normal lie in same plane. Common normal lie in same plane. ठीक है, सेम प्लेन में होगा। दूसरा, वहां पे था क्या, एंगल I इक्वल टू एंगल R, रिफ्लेक्शन में था ना एंगल I इक्वल एंगल R। अब यहां IR के लिए एक लॉ है, दैट इज नोन एज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लिखेंगे। स्नेल्स लॉ कहता है कि जब रिफ्रैक्शन होगा तो मान लीजिए ये μ1 है, ये μ2 है, ये μ1 है, ये μ2 है, मीडियम बदला 1 से 2 में गया। तो क्या स्नेल्स लॉ कहता है कि जब कहीं भी रिफ्रैक्शन होगा तो किसी मीडियम का म्यू इंटू उसी मीडियम का साइन ऑफ नॉर्मल्स जो एंगल है का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, यानी μ1 इंटू साइन आई इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। आप लोग ऐसा रखते हो साइन आई बाई साइन आर, μ1 बाई μ2 ऐसा, बट ये ज्यादा उचित है याद करना, बिकॉज इसमें कंफ्यूजन नहीं होता कौन बाई कौन होगा। हमेशा जिस मीडियम का म्यू लीजिए उसी का साइन का एंगल लीजिए, प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसलिए वो यहां से होगा दैट इज μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर, दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। बस ये दो लॉ हैं, तो कहीं भी रिफ्रैक्शन होता है ये दो लॉ लगा के हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फिर आगे चल के किसी पर्टिकुलर केस के लिए फॉर्मूले और बना लेते हैं, बिकॉज इससे लंबा हो जाता है। तो केस वाइज हम लोग फॉर्मूले, जैसे प्लेन सरफेस है, कर्व सरफेस है, लेंस है, तो इस तरह का अलग अलग फॉर्मूले, अलग अलग सरफेसेस के लिए अलग अलग फॉर्मूला, अलग से स्पेशल फॉर्मूला बनाते हैं ताकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो, ठीक है। तो उस स्पेशल फॉर्मूला बनाने से पहले हम लोग पहले इन दोनों लॉ पे क्वेश्चन करेंगे, स्नेल्स लॉ पे और ये पहला वाला कि ये दोनों रे एक दिशा में होना चाहिए, ये दोनों रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होगा। इसी पे पहले हम लोग एक दो क्वेश्चन करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन करना है आपको। हम रिफ्रैक्शन में एग्जाम्पल नंबर 1 यूज कर रहे हैं। पहला कहा कि ये एक स्फेयर है और ये उसका सॉलिड स्फेयर हो गया, ये कांच का, ग्लास का सॉलिड स्फेयर हो गया। ये क्वेश्चन कहा है कि लाइट रे ऐसे आती है यहां से, यहां पर 60 डिग्री पर, ठीक। जब इसमें जाती है तो फाइनल रे जो है ऐसा इसके पैरेलल हो जाती है, किसके, इस डायमीटर के ये रे पैरेलल हो गई, ऐसा क्वेश्चन में जैसा दिया है पैरेलल हो जाती है। तो फाइंड म्यू ऑफ द ग्लास, फाइंड म्यू ऑफ द ग्लास। आपको स्नेल्स लॉ लगाना है और उसकी वैल्यू म्यू निकालना है। फाइनल रे जो निकलेगी वो डायमीटर के पैरेलल हो जाएगी, तो फाइंड म्यू ऑफ द ग्लास, ठीक है। ये अपने से अटेम्प्ट कीजिए सब लोग, फिर मेरे सोल्यूशन से मैच कराइए। मेरे सॉल्व करने से पहले आप जरूर सोल्यूशन लिख लेंगे, तभी मैच कराएंगे। वीडियो को पॉज कर लेना चाहिए और सोल्यूशन लिखना चाहिए।
तो उम्मीद करते सारे दोस्त कर लिए होंगे, अब हम भी कर रहे हैं, आप अपना सोल्यूशन हमसे मैच कराइए। ठीक है, तो ये सेंटर हुआ। पहले हम लोग नॉर्मल खींचते हैं, एंगल निकालना नॉर्मल खींचना होगा। यहाँ का नॉर्मल तो डायमीटर ही हो गया ए वाला, यहाँ का नॉर्मल खींच लिया जाए, रेडियस हमेशा सब नॉर्मल होता है, ये खींच लिया। अब स्नेल्स लॉ लगाया जाए कि भाई ये 60 है तो मान लेते हैं ये वैल्यू कितना होगा, आर होगा। ठीक है, अच्छा ये आर हो तो ये भी आर होगा ना, क्यों? वो दो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा ना, ये दोनों रेडियस है, दोनों एंगल बराबर होगा। तो मैं कह रहा हूं कि ये एंगल होगा 60, ये होगा 60। कैसे कह दिया? ये आर है तो 60 है, तो ये भी आर होगा तो 60 होगा। कैसे? मैं एक बार लिख देता हूं, सोल्यूशन में लिख देता हूं। हालांकि ये यहाँ कॉम्पिटिशन देने बच्चे को डायरेक्ट समझना चाहिए कि ये आर है तो ये 60 है, तो ये आर हो तो वो भी 60 होगा। स्नेल्स लॉ से जैसे कोई लिखना चाहता तो लिख सकता है कि स्नेल्स लॉ लिख रहे, इधर अगर नहीं दिया तो क्या है, एयर, एयर के बाद कितना लेंगे 1, तो क्या लिखेंगे? स्नेल्स लॉ लिख रहे 1 sin 60, 1 sin 60 इक्वल टू, इसका म्यू माने ये तो निकालना है, म्यू साइन आर। अच्छा, ये यहां के लिए हुआ। अब दूसरा यहां के लिए स्नेल्स लॉ लिखा तो क्या लिखेंगे? यहां के लिए यहां बराबर करें, तो यहां के पहले यहां का लिख रहे तो क्या लिखे बोलिए? ये म्यू, यहां का म्यू साइन आर है, तो ये लिखेंगे क्या? म्यू साइन आर इज म्यू साइन आर इक्वल इधर का 1 sin 60, 1 sin 60 नहीं मतलब थीटा, जो आपको निकालना था, थीटा 1 sin थीटा। और देख रहे हैं दोनों इक्वल करेंगे, म्यू साइन आर साइन 60 साइन, इसलिए मैंने कहा कि जो थीटा है वो क्या होना चाहिए, 60, ऑब्वियस था। चलिए, तो 60 है और कहा कि ये रे इसके पैरेलल है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 60 होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा 60 हो जाएगा। अब ये 60 होगा तो इन दोनों का सम के बराबर होगा, यानी आर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ये 60 है तो दो इंटरनल सम के बराबर होगा, 30 हो गया। अब आपकी वैल्यू पुट कर दिए तो यहां से म्यू आ गया, तो हो गया हमारा वैल्यू कितना यहां से हो गया, ये हो गया 1 sin 60 √3/2, sin 60 √3/2 इज इक्वल टू म्यू sin 30 इज 1/2, तो यहां से मेरा म्यू आ गया √3 द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कुछ फ्रेंड लोग सही किए होंगे, आगे करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हम पूरा नहीं लिखा रहे हैं, इसलिए मेरे साथ साथ सुनिएगा। हम डिटेल क्वेश्चन नहीं लिखाएंगे, आपके साथ डिटेल बोलेंगे, तो कुछ बातें सुनना है, कुछ बातें लिखना है। कहा कि ये कंटेनर है, सिलिंड्रिकल कंटेनर है, जिसकी हाइट है 3h हाइट का एक सिलिंड्रिकल वाटर कंटेनर है, ठीक। और इसमें यहां पर एक h हाइट का रॉड रखा है, ऐसे खड़ा रखा रॉड, दीवार में सटा के h हाइट का एक रॉड रखा है, रॉड की हाइट हो गई h, ठीक। और जो ये डायमीटर है बेस का वो है 2h, डायमीटर है 2h, ठीक है। अब इस रॉड के जो टॉप है, रॉड का जो टॉप है, उसको देखने के लिए यहां पर किसी ने अपना व्यवस्था कर रखा है, ठीक है। यहां से वो यहां से देख रहा है, तो क्या दिख रहा है उसको, रॉड का टॉप दिख रहा है, ठीक है। अब कहता है, यहां तो ठीक क्वेश्चन समझ आया सबको। अब कहता है कि इसमें उन्होंने 2h तक पानी भर दिया, कितना तक, 2h हाइट तक उन्होंने पानी भर दिया।
2H तक पानी भर दिया गया, ठीक है। 2H पानी जब भरा उन्होंने, ये लिक्विड अगर भर ऐसा होता है तो उसी एंगल, व्यू ऑफ एंगल पे, एंगल है जैसा था वैसे देख रहा उसको। अभी उसको ये इसका बॉटम दिखने लगा, ये इसका टॉप T था, बॉटम B था। पहले बॉटम कब था, पहले टॉप कब दिख रहा था, यहां कोई पानी नहीं था तो उसको क्या दिखता था, टॉप। वंस वाटर इज फिल्ड अप टू हाइट कितना, 2H, he is able to see the bottom of the rod. Then find mu, then find the refractive index of the क्या, the liquid। लिखा जाए, इसके नीचे एक लाइन लिखेंगे, फाइंड वाली बात लिखेंगे। If a liquid is filled up to height 2H, if a liquid is filled up to height 2H, the bottom of the rod is now visible, bottom of the rod is now visible, bottom of the rod is now visible, then find the refractive index of the liquid, then find refractive index of the liquid। स्नेल्स लॉ लगाना है, पहला लॉ तो कोई मतलब ही नहीं, स्नेल्स लॉ लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप अपने से अच्छे से ट्राई कीजिए, मैं तो सॉल्व करूंगा ही, इसलिए पहले ट्राई कर लीजिए फिर सोल्यूशन देखिए। तो उम्मीद करते हैं सारे फ्रेंड्स ने अच्छे से ट्राई किया होगा और कुछ कंक्लूजन तक पहुंचे होंगे या आंसर निकाल चुके होंगे और फिर हम आप हमारे साथ आंसर मैच करा रहे हैं। चलिए स्लेस लगाया जाए। ये आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, आईटी ने इसको पूछ रखा है, क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, वो देखने का एंगल ऑफ व्यू चेंज नहीं हुआ है, तो वो शायद अब लाइट यहां से जाती होगी और फिर से चली जाती होगी, तभी उनको क्या दिख रहा है, बॉटम, तभी तो ऐसा रिफ्रैक्शन जाकर दिख रहा होगा। यानी यहां पर अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं यहां पर, तो हमको म्यू मिलने का पूरा संभावना है। यहां स्नेल्स लगाएंगे तो हो जाएगा काम। यानी ये और ये एंगल पहले हमको पता लगाना होगा, अगर दोनों एंगल निकल गया तो म्यू निकल जाएगा। अच्छा, अब एंगल निकालते हैं। एंगल कैसे निकाला जाए, देखिए ये एंगल तो जो पहले था भी है, वो तो व्यू में चेंज नहीं हुआ, तो पहले वही एंगल पकड़ते हैं। वो कैसे था, तो क्या था कि ये स्ट्रेट लाइन था यहां तक और ये दूरी थे कितना, 2H, और ये H है तो ये भी 2H हुआ। शुरू में जो पहला था यहां से, तो ये भी 2H हुआ, ये 2H दिया ही हुआ था आपको 2H, और ये H है इसलिए भी दूरी कितना हुआ, 2H। यानी ये है 2H, ये भी है 2H, यानी ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। तो एंगल 45 डिग्री पता चला, इसलिए भी पता, तो ये तो दोनों पैरेलल है, इसलिए ये एंगल भी हो गया अपना कितना, 45 डिग्री। चलिए R निकल गया। अगर हम ये I निकाल लें तो अपना काम हो जाए। I मान लेते हैं और I निकालने की कोशिश करते हैं। बस हमारा म्यू साइन I इक्वल टू 1 साइन 45 करेंगे तो यहां से म्यू निकल आएगा, ठीक है। तो हम लोग I निकालने की कोशिश करते हैं। तो I कैसे निकलेगा, देखिए ट्रायंगल को देखिए, कितना तक पानी भरा गया है, तो ये पानी भरा है कितना, 2H पानी भरा, सही बात है। अब देखिए ये यहां से यहां तक हाइट कितना है, 3H ना, ये हाइट है 3H और पानी है 2H, तो ये भी हुआ H, 3H 2H, तो ये हुआ H हो गया। अब ये H है, ये 45, तो ये भी H होगा, तो ये हो गया H।
ये एच हुआ मतलब ये भी एच हुआ, ये भी एच हुआ, बिकॉज ये 2H है तो ये एच है तो ये भी एच हो गया। ये दो हो गई कितनी आपकी एच हो गई, और ये पता कितना पानी का हाइट कितना है 2H, बढ़िया। तो ये एच है और ये 2H है, तो यहाँ से हम आई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले आई निकाल लिया जाए, आई नहीं साइन आई चाहिए। तो बोलिए कैसे निकलेगा? इस ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल ऐसा दिखा आपको, ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल, ये अपना H है, ये 2H है, ये I है, तो ये होगा √5H होगा। पाइथागोरस H 2H तो √5H होगा, इसलिए साइन I की वैल्यू कितनी हो गई? साइन I हो गई H/2H, यानी कितना 1/2। सॉरी tan थीटा हो गया, तो वो साइन थीटा लिखना था ना, तो साइन थीटा कितना H/√5H, H/√5H, दैट इज 1/√5 हमारा हो गया साइन I। नाउ आई कैन राइट स्नेल्स लॉ लाइक क्या, सो वी हैव म्यू साइन I इक्वल टू 1 sin 45 डिग्री। फाइनली म्यू साइन I is 1/√5 इक्वल टू 1 into 1/√2 इक्वल टू, सो यहां से आ गया म्यू इक्वल टू √5/2। दिस इज आंसर। IIT ने क्वेश्चन पूछा है, ये ऐसा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, स्नेल्स लॉ का, प्योर स्नेल्स लॉ का यूज। अब हम लोग जो बात कह रहे थे स्नेल्स लॉ का, ये अभी तक स्नेल्स लॉ यूज किया। अब इसमें एक और लॉ है ना, पहला वाला, कि जिस मीडियम से आया है तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन में होगा। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 3, रिफ्लेक्शन में एग्जाम्पल 3 करते हैं। कहा है कि ये एक्स वाई प्लेन बना है, आपको देखिए ध्यान से, ये एक्स वाई प्लेन बना है, यानी ये क्या बना, ये जेड एक्सिस हो गया, ऐसा हो एक्स वाई प्लेन, और ये नॉर्मल हो गया जेड। अब कहा कि इस पे ऐसा लाइट यहां से आया, इंसिडेंट हुआ और इसमें गया। ठीक, अब इस लाइट को एक वेक्टर फॉर्म में दे दिया गया है, क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म दिया है। क्या दिया वेक्टर फॉर्म? दिया है कि इस जो इंसिडेंट लाइट है, लिखा कि along इंसिडेंट रे along इंसिडेंट रे, आपको I गिवन है, वेक्टर दे दिया है ऐसा, 6i + 8j - 10k, इस रूप ऐसे एक वेक्टर दे दिया, इस वेक्टर दे दिया, इधर इंसिडेंट रे का वेक्टर दिया। आपसे पूछा है कि along रिफ्रैक्टेड रे राइट ए यूनिट वेक्टर। इसके अलावा एक यूनिट वेक्टर लिखना है। ये एक बार IIT एडवांस में आ चुका है, एक बार IIT मेंस में भी आ चुका है क्वेश्चन। इसके अलावा एक वेक्टर दे दिया जाता है और इसके अलावा आपसे वेक्टर पूछ लिया जाता है। ठीक है, और आपको ये वैल्यू लिखना है, दोनों मीडियम का आपको म्यू दे दिया गया है। तो इन्होंने आपको म्यू दे दिया, इधर की तरफ ये म्यू दे दिया √3, नीचे दिया √2 म्यू गिवन है। कहा कि ये आपको लिखना है, वैल्यू बताना है। ये क्वेश्चन आप हमारे साथ समझिए, अलग से ना कीजिए, बिकॉज नया बात है, इसमें सीखने वाला चीज है, प्रैक्टिस का नई चीज है। एक बार जब सीख लेंगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन कर सकते हैं कि आखिर उनको सोचना कैसा है ऐसा क्वेश्चन। इसलिए मेरे साथ एक क्वेश्चन को देखिए।
स्नेल्स लॉ लगाएंगे पहले तो हम लोग ये एंगल निकाले तभी कुछ समझ में आएगा। पहले ये एंगल निकाला जाए, ये एंगल निकाला जाए। तो वेक्टर में आप पढ़े किसी वेक्टर का किसी एक्सिस से एंगल कैसे निकालते हैं। कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस कहलाती है। अगर ए आई, हम एक बार आपको रिमाइंड कर दें, हालांकि आप पढ़े फिर भी मैं आपको याद दिला दूं, ए आई बी जे प्लस सी के अगर हो तो ठीक कॉस थीटा एक्स निकालना तो ए अपन मॉड ए, इस तरह से कॉस थीटा जेड निकालना है तो सी अपन मॉड ए। याद है, ऐसा आपको पढ़ाया गया होगा। कोई वेक्टर है तो जिस एक्स से निकालना है वो वाला अपन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकाल सकते हैं। इसी की सहायता से हम लोग इस वेक्टर का जेड एक्सिस से एंगल निकालने जा रहे हैं। तो बोलिए जिसको हम लोग आई कहने जा रहे हैं। तो यहाँ से कॉस आई, सोल्यूशन लिख रहे हैं हमारे साथ, आप समझते चलिए कैसे करना है। तो कॉस आई इक्वल क्या हो गया, ये सी जेड है ना, सी अपन मॉड। अच्छा, हम माइनस 10 नहीं प्लस 10 लिख रहे हैं, समझ रहे क्यों? डायरेक्शन तो पता है नीचे जा, माइनस जेड में जा रहा है, तो हम इसका माइनस नहीं, हम इसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, कितना आई का कितना डिग्री आया। माइनस मतलब नीचे है, तो नीचे तो बना ही हुआ है, डायरेक्शन तो बना ही हुआ है, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। तो 10 अपान इसका मॉड। मॉड कैसे निकालते किसी वेक्टर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कितना हो जाएगा 10 अपान नीचे कितना हो जाएगा 200, नहीं ये 36 और 64 100 और 100 200, यानी वैल्यू आ गया 1/√2, यानी आई हो गया कितना एंगल 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री एंगल आ गया वैल्यू, ठीक है। तो अब हम जब ये वैल्यू आ गया तो स्नेल्स लॉ लगा के हम ये एंगल निकाल सकते हैं। स्नेल्स लॉ लगा के लगा सकते हैं हम लोग वैल्यू कितना होगा भाई, है ना। तो निकाला जाए, पहले आर निकाले फिर सोचेंगे कैसे वेक्टर लिखेंगे बताएंगे। पहले हम लोग आर निकाल लेते हैं। तो हम लोग अब यहां पर स्नेल्स लॉ लगाने जा रहे हैं। तो स्नेल्स लॉ कैसे लगाएंगे, तो वही μ1 sin i इक्वल μ2 sin r, तो कितना हो जाएगा √3 sin i इक्वल टू √2 sin r। स्नेल्स लॉ लगाया हम लोगों ने, यहां से r की वैल्यू निकाला जाए, तो वैल्यू कितना आ जाएगा यहां से, तो √3 sin i is sin 45 degree √2 equal to √2 sin r implies sin r is equal to √3/2। कैसे √2 हो गया, यानी यहां से पता चला कि r कितना हो गया सर 60 डिग्री। तो ये दो डाटा निकालिए, 45 डिग्री हो या 60 डिग्री है। स्नेल्स लॉ से 60 निकल गया। अब हमको वेक्टर लिखना है, जो आपको नया बस सीखने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने वो फर्स्ट लॉ का यूज नहीं किया सेम प्लेन में, तो वो चीज आपको समझना पड़ेगा। वो चीज समझिए, देखिए क्या चीज होता है सेम प्लेन का मतलब क्या। ये जो रे होती हैं वो सिर्फ नॉर्मल से एंगल बदलती है, इन दोनों से एंगल नहीं बदलती। कहने का मतलब कि सेम प्लेन का मतलब क्या हुआ, अगर ये इस प्लेन में है तो जो रिफ्रैक्टेड होगा वो इस प्लेन में जाएगा। ऐसा ये प्लेन है आपके सामने, जो बोर्ड के पैरेलल हम प्लेन ले रहे हैं, तो ये ऐसे रे जा रहा है। अब ये घूमेगा तो इसी प्लेन में घूमेगा, इस प्लेन ये रे है तो ये इसी प्लेन में ही कहीं होगा। ऐसा ये बाहर या अंदर नहीं जा सकता। ये मतलब नॉर्मल बोर्ड का हुआ इंसिडेंट रे है, तो ये सिर्फ ऐसे घूमेगा, इसी प्लेन में घूमेगा, प्लेन के बाहर नहीं जाएगा और अंदर भी नहीं जाएगा। यानी सिर्फ एंगल किससे बदलेगा, जेड से बदलेगा और एक्स वाई से नहीं बदलेगा। एक्स वाई से बदलेगा, रेशियो नहीं बदलेगा। कहने का मतलब जैसे दो, अब ऐसा मैं सोचूं कि ऐसा दो वेक्टर है, ऐसा दो वेक्टर है। अब ये वेक्टर ऐसा हो जाए, दोनों बीच में वेक्टर हो जाए, तो ये एंगल और ये एंगल
रेशियो सेम होने का मतलब होता है कि ये ऐसे चल सकता है, ऐसा बीच में चले। जैसे मान ले मैं कहूं कि थीटा है, 2 थीटा है, तो कहीं इधर जाते हैं, अगर ऐसा गए तो ये अल्फा हो तो ये 2 अल्फा होना चाहिए, बीटा हो तो एंगल बदलेगा तो रेशियो ना बदले, तभी ये इसी प्लेन में चलेगा। इनसे बदल, अच्छा जो ये दो पेन के सामने जो आपका ये एक्सिस हुआ, आपका जो बोर्ड से निकलता हुआ स्क्रीन से ये ऐसे निकलता हुआ तो इसका इसमें चलना से ये नॉर्मल से एंगल बदल रहा है, इस पेन का नॉर्मल से एंगल बदल रहा है, और इन दोनों से बदल रहा है, लेकिन रेशियो सेम है। रेशियो सेम का मतलब क्या हुआ, इसमें मैंने आपसे कहा ना कि 30 और ये 60 है, तो कल को आगे बढ़ता है तो मैंने इसका डबल है, तो जब ये नीचे जाएगा तो हमेशा ये अल्फा तो 2 अल्फा होना चाहिए, तभी ये कहेंगे कि इन दोनों प्लेन से हमेशा सेम रेशियो में है, और सिर्फ इस नॉर्मल से एंगल जो है चेंज हो रहा है, समझ रहे हैं? तो ऐसा जब भी होगा तो क्या करना होगा कि जो नॉर्मल है उससे एंगल बदलेगा, और इस ऐसे एंगल नहीं बदलेगा तो क्या होगा, इस वेक्टर में जो वेक्टर था उसमें ये रेशियो कौन वाला, x और y से रेशियो चेंज नहीं होगा, सिर्फ किससे चेंज होगा, नॉर्मल से, यानी किससे, z से। तो जो ये इस वेक्टर को कोई वेक्टर लिखना चाहते हैं तो जिस रेशियो में x y है वो उसी रेशियो में रहेगा, सिर्फ z वाला का नया होगा, बिकॉज ये एंगल ही बदल गया, तो ये नया होगा। इसलिए हम लोग एक एज्यूम कर सकते, एक वेक्टर एज्यूम किया जाए, कैसा, इसके जैसा, ये रेशियो सेम मेंटेन रखिए, कुछ नया रख लीजिए। इसलिए उन्होंने आपसे पूछा भी यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड नहीं चाहते रे, वो यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं। तो कोई बच्चा चाहे ऐसे मान सकता 6i प्लस 8j माइनस ck, ऐसा c की वैल्यू निकाल दे देगा वो। दूसरा बच्चा चाहे तो क्या मान सकता 3i प्लस 4j माइनस कुछ c डैश k, ऐसा मान सकते हैं आप, यहाँ c डैश निकाल लेंगे, एक ही बात है, बिकॉज ये दोनों का यूनिट वेक्टर क्या आएगा, सेम आएगा। भाई सी डैश का अलग वैल्यू आएगी, बट यूनिट वेक्टर क्या आएगा, सेम आएगा। यही बात सीखना आपको। कहता है कि द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड लाई इन सेम प्लेन। इन सेम प्लेन का मतलब हुआ इधर से रेशियो सेम होना चाहिए, ये एंगल जेड से बदलेगा बट इनसे रेशियो सेम होना चाहिए। तो जो रेशियो शुरू में था एक्स वाई का वो बाद में भी रहना चाहिए, इसलिए कोई एक मान के हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कोई एक मान लेते, यही मान लेते, चलिए यही मान लेते, भाई 6i हमारा मान लेट ऐसा एक वेक्टर इसके अलोंग ऐसा हुआ, विल फाइंड c एंड देन इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर पर मॉड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, वो कर लेंगे। तो एज्यूम किया ऐसा वेक्टर, अब हमको c निकालना है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम जानते हैं ये जो वेक्टर जिसको माने हैं वो जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, 60 डिग्री बनाता है। तो फिर कोसाइन लिख देंगे, हाँ c आ जाएगा, कर दिया जाए कि cos 60 इक्वल टू क्या होना चाहिए, c अपन, अगेन मैग्नीट्यूड लिखा जा रहा, माइनस बना हुआ है, इक्वल हो गया ये 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहां से हम c निकाल देंगे। cos 60 होता है 1/2, इसलिए स्क्वायर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर आ जाएगा 2c, तो हो गया ये 4c स्क्वायर, स्क्वायर दोनों साइड कर दिया, 4c स्क्वायर इक्वल टू ये 100 प्लस c स्क्वायर, ठीक है। ये 2c इधर आ गया, रूट उधर चला गया, 2c का स्क्वायर होगा 4c स्क्वायर, ये 36 और 64, 100 प्लस c स्क्वायर, यहाँ से अपना वैल्यू आ गया c स्क्वायर, c स्क्वायर हो गया कितना 100/3 हो गया, इम्प्लाइज c इक्वल टू 10/√3। c की वैल्यू आ गई 10/√3, ठीक है, ये हो गया ना, इधर आ गया 3c स्क्वायर इक्वल 100, c स्क्वायर 100/3c। अब c की वैल्यू आ गई तो आप इन वेक्टर, अब ये आपका वेक्टर हो गया कैसा, ये हो गया 6i प्लस 8j माइनस 10/√3 के, तो ये वेक्टर हुआ। इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, ये वेक्टर अपन इसका मॉड, तो ये वेक्टर निकल जाएगा।
तो वो तो सब अलग बात, बट ये आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा फर्स्ट लॉ का, ये उसका लाइन सेम प्लेन का मतलब क्या होता है। तो लाइन सेम प्लेन मतलब समझ गए सब लोग, नॉर्मल का बस बदलेगा, इस प्लेन जिस पे गिर रहा है जो सरफेस है उससे रेशियो चेंज नहीं करना है, मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं, रेशियो चेंज नहीं करना है, ठीक है। फिर आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। ये हुआ एक फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन जो उसमें रिफ्रैक्शन का था। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये दोनों लॉ का सीधा एप्लीकेशन हो गया, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि हम लोग ये लॉ को डायरेक्ट ऐसा यूज ना करके केस वाइज भी कुछ फॉर्मूले बनाते हैं, जैसे लेंस का फॉर्मूला बना लेते हैं, रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला बना लेते हैं, तो ऐसा हम लोग करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अब अलग अलग पढ़ेंगे। पहले जैसे रिफ्लेक्शन पढ़े थे तो हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस, फिर पढ़ा रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस। उससे रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस। तो स्टार्ट किया जाए, पहला हम लोग हेडिंग कि रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। पहले ये टॉपिक फिनिश करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस, चलिए देखिए, ये एक प्लेन सरफेस ले लिया मैंने, मान लीजिए इसमें ये मीडियम हो गया, इधर अलग मीडियम हो गया ऐसा, इसका रिफ्लेक्टेड म्यू ले लिया है, इधर एयर ले लेते हैं। चलिए, जो भी हम लोग करने जा रहे हैं ये स्कूल एग्जाम का प्रूफ भी है, इसलिए पूरा प्रॉपर ढंग से हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट हो गया, लाइट ऑब्जेक्ट होगा, ये यहाँ से लाइट निकलेगी और लाइट फिर ये नॉर्मल खींच रहा हूं मैं, लाइट अभी सभी दिशाओं में जाएगी, तो ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, बाहर निकलेगी, तो लाइट इस म्यू से किस में जाएगी, एयर में। तो हमको इसका बताना है कि ऊपर से कोई देखेगा तो इसका इमेज कहाँ दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका हम लोग प्रूफ लिखेंगे। चलिए, तो कैसे कैसे लाइट जाएगा, एक लाइट हम सीधे ऐसा पास कर देते हैं, सीधा एक लाइट ऐसा नॉर्मली गया, एक इंसिडेंट ये वाला देते हैं, तो ये तो सीधे सीधे चले जाएगा। कैसे सीधे चले जाएगा, जो लाइट रे ऐसा आएगा वो सीधे कैसे चले जाएगा, यही नॉर्मल है अपना, और उधर ही इंसिडेंट रे हो गया, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के लॉन्ग हो गया, तो आई जीरो हो गया, तो म्यू साइन जीरो इक्वल टू 1 साइन आर, साइन जीरो इक्वल टू साइन आर, आर भी जीरो हो गया, यानी आर सीधे चले जाएगा। तो ये एक रिजल्ट की तरह हमेशा यूज करेंगे कि वेन एवर लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मल टू ए सरफेस इट पासेस अनडेविएटेडली, कोई डेविएशन होगा स्ट्रेट पास कर जाएगा, ठीक है। बट हमको तो दो रे चाहिए ना, दो कट करेगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा, दो कट करेगा तो इमेज बनेगा, तो एक और रे बना लेते हैं। तो एक और रे ये वाला लिया गया, एक इंसिडेंट रे ये लेते हैं, और यहाँ का नॉर्मल ये हुआ, और ये उसका हुआ रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो ये यहाँ का ये इंसिडेंट एंगल हो गया, और ये यहाँ का रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया, ठीक है। तो जहां दोनों इंसिडेंट रे कटी वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और इमेज कहां कटेगा, जहां ये रे कटेंगे, इंसिडेंट रे काटेंगे तो ऑब्जेक्ट बनेगा, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे जहां काटते हैं वहां पर इमेज बनता है। इसलिए ये यहां कटा तो ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा अब आगे तो कटेगा नहीं है लोग, तो इसको जबरदस्ती पीछे बढ़ाना होगा, जानते ही आप, यहाँ बढ़ा लिया हम लोगों ने, तो ये यहाँ कट गया, मतलब इमेज यहाँ बना। और अगर आप सब कुछ सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं तो सीधा आपको समझ आ रहा है कि द इमेज इज क्या, रियल की वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल। क्यों,
बिकॉज लाइट गई उधर, इमेज बना इधर, सो इससे वर्चुअल इमेज। ऑब्जेक्ट कैसा, रियल कि वर्चुअल? इस प्लेन पे देखिए, लाइट जिधर से आई है उधर ही ऑब्जेक्ट है, इसलिए ऑब्जेक्ट रियल है लेकिन इमेज वर्चुअल, बिकॉज लाइट जिधर गई इधर इमेज बनता तो रियल होता, इसलिए इमेज यहां वर्चुअल बना है। अब ये पॉइंट पी पोल की तरह है, इस पॉइंट का नाम मैं ए लिख लेता हूं, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। भाई कोई यहां से देख रहा हो इसको ऐसा, तो उसको तो इमेज यही इमेज दिखाई देगा, उसको लगेगा कि यहां नहीं, यहां थोड़ा ऊपर दिखेगा, ऊपर देखने लगेगा वो जो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। तो हमको ये डिस्टेंस बताना है। इस सरफेस से प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ना एक तरीके से वाला के नॉर्मल जो हुआ, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ पी ओ और इमेज डिस्टेंस हुआ पी आई, तो हमको ये दूरी बताना है। तो इसको ज्योमेट्री सॉल्व किया जाए, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री लगा के हम लोग इसकी वैल्यू निकाला जाए। चलिए, तो पहले तो हम लोग ट्रायंगल वाइज यहाँ यूज करते हैं कि हमको ये पता है कि ये वैल्यू आर है, ये आई है, तो ये आई तो भी आई होगा, अल्टरनेट एंगल आई होगा, और ये आर है तो ये एंगल भी होगा आर। ठीक है, सो अगर हमको पी आई निकालना है तो पी ए का वैल्यू पता होना चाहिए, और पी ए निकालने के लिए ये ट्रायंगल यूज कर लिया जाए पी ओ ए वाला, बिकॉज इसमें हमको ऑब्जेक्ट दूरी तो आप दीजिएगा पी ओ, और आई पता है तो ये निकल आएगा। यही काम करने जा रहे हैं। तो पहला हम लगा ट्रायंगल पी ओ ए, पी ओ ए में ले रहे हैं, क्या क्या ले रहे हैं सर? तो पी ए, पी ए इक्वल क्या होगा, और ये एंगल है आई, तो लिख रहे हैं पी ए इक्वल टू, एक्चुअली पी ए अपान पी ओ इक्वल टू टेन आई लिख देते हैं। चलिए, पी ए अपान पी ओ इक्वल टू टेन आई implies पी ए इक्वल टू पी ओ टेन आई। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग ट्रायंगल लिया जाए, नीचे वाली उधर आर वाला ट्रायंगल लिया जाए। अब ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, ट्रायंगल पी आई ए, पी आई ए, तो वहां से हो जाएगा पी ए अपान पी आई इज इक्वल टू कितना? टेन आर, टेन आर हो गया वहां से। बस हमको चाहिए था पी आई, तो पी ए की वैल्यू यहां पर पुट कर दिया जाए, यहां से दैट इज पी आई इज इक्वल टू पी ए अपान टेन आर, वन टेन आर। सो फाइनली पी आई इज इक्वल टू, पी एक वैल्यू पुट कर देते हैं, हो जाएगा पी ओ टेन आई अपॉन टेन आर, पी ओ टेन आई अपॉन टेन आर। बस तो ये हो गया, वैल्यू निकल गई। पी ओ आप हमको इसका इमेज ऑब्जेक्ट का दूरी दीजिएगा, डेप्थ की डी है चाहे कुछ एच दीजिएगा, हमको पुट कर देंगे और टेन आई टेन आर वैल्यू निकाल कर रख देंगे। और टेन आई टेन आर वैल्यू कहां से निकालेंगे भाई? तो वो सुनिए, देखिए टेन आर क्या है, वर्टिकल से किस एंगल पर हम आंख अपना लगाए हुए देख रहे हैं, वो टेन, वर्टिकल से कितना झुका हुआ आंख हमारा व्यू, वो टेन आर है। आर आ जाएगा, आर कैसे आएगा बताना पड़ेगा क्वेश्चन वाले को कि ऑब्जर्वर किस एंगल पे देख रहा है, वर्टिकल से कितने एंगल पे, चाहे हॉरिजॉन्टल कहीं से एंगल दीजिएगा। तो आर ये क्वेश्चन का हिस्सा हुआ, तो आर तो क्वेश्चन दे दिया, और आर दे दीजिएगा तो हम स्नेल्स लॉ लगा देंगे, म्यू साइन आई इक्वल टू 1 साइन आर, यहां से हम आई भी निकाल लेंगे और पुट कर लेंगे, तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक बात समझ में आ रहा है कि इट मीन्स the distance, the height of this image will depend upon क्या, the angle of observation, कि अलग कोई अलग एंगल देखेगा तो हाइट अलग हो जाएगी, मतलब this height, this image distance will depend upon the angle of observation। लिखा इस बात को लिख दीजिए,
So the position of image, so the position of image depends upon the angle of observation. Position of image depends upon the angle of observation. मतलब डिफरेंट आदमी को अलग अलग दिखाई देगा। तो ये क्वेश्चन का हिस्सा आप जहां कोई आपको क्वेश्चन में क्या कर देगा, भाई ये मान लो वाटर है तो म्यू दिया जाएगा आपको, है? फिर कहेगा कि ये कितने गहराई पे कोई बल्ब लाइट जल रहा है, वो गहराई दी जाएगी, और किस एंगल पे हम देख रहे हैं भी दिया जाएगा। तो आपको पीओ दिया जा रहा है, म्यू दिया जा रहा है और आर दिया जा रहा है। आर देने से आप स्नेल्स लॉ से आई निकालेंगे, फिर साइन का जगह टैन निकाल कर पुट करेंगे, ठीक है। लेकिन एक और बात जो ज्यादा, ये तो बहुत ही रेयर यूज होगा, असली चीज ये यूज होने जा रहा है। लिखा जाए फॉर नियरली नॉर्मल इंसिडेंस, नियरली नॉर्मल इंसिडेंस। नियरली नॉर्मल मतलब ऑलमोस्ट नॉर्मल देख रहे हैं, ऑलमोस्ट नॉर्मल देख रहे हैं, यानी क्या मतलब क्या हुआ, आई टेंस टू क्या हुआ, 0, आई टेंस टू 0, आई बहुत छोटा हो। इसी को हम लोग कर्व मिरर में पैराक्सियल रे कह लिए थे, बात वही हुआ, आई टेंस टू 0, बहुत छोटा आई हो। फॉर नियरली नॉर्मल इंसिडेंस आई 0 होगा, आई टेंस टू 0 मतलब आई क्या हुआ, वेरी स्मॉल, 0 नहीं, वेरी स्मॉल। अच्छा, मैं एक आगे करने से पहले एक बात बताता हूं आपको कि आई मैथ में तो लिख देते हैं लोग आई टेंस टू 0 वेरी स्मॉल, आखिर फिजिक्स वाला कैसे जानेंगे कितना सर, वेरी स्मॉल मतलब कितना, 1 डिग्री 2 डिग्री कितना डिग्री। तो आप घर में अपने से कैलकुलेटर से चेक कीजिएगा। मेरा एक बात, मैथ वाले सर लोग पढ़ाते हैं कि when थीटा इज वेरी स्मॉल, तो कहते हैं वो लोग क्या कहते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल टू 1। ये आप नोट कर लीजिए, ये होता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ, मैथ वाले सर से बता देते कि ऐसा होता है, ये क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा को सीधा थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को थीटा लिख सकते, मतलब साइन थीटा टेन थीटा क्या होगा, ऑलमोस्ट ये भी इक्वल हो जाएगा, और कॉस्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। बट आप पूछो कि सर वेरी स्मॉल मतलब कितना, कैसे पता लगेगा कि स्मॉल है कि नहीं। तो मैं आपको बताता हूं, अगर ये थीटा जो है लेस देन इक्वल टू 5.7 डिग्री, फिजिक्स वाले हम फिजिक्स वाले हैं, हम लोग को ऐसे सिर्फ नहीं कि अरे होगा बहुत छोटा, ऐसा काम नहीं चलता, हमको पता होना है कैसा होना चाहिए। तो मैं आपको ये वैल्यू दे रहा हूँ, थीटा कितना 5.7 डिग्री से अगर कम है तो एकदम एग्जैक्ट फॉलो हो जाएगा। जैसे आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आप करके देखिए, साइन 5.7 डिग्री निकाल लीजिए और 5.7 डिग्री का रेडियन वैल्यू निकालिए, देखिए दोनों सेम आ जाएगा। टेन निकालिए, सेम आ जाएगा। कॉस 5.7 निकालिए, ऑलमोस्ट 1 के बाद 0.999 ऐसा हो जाएगा, इसीलिए ऐसा लिखा जाता है। तो ये जो लिखा है वेरी स्मॉल मतलब कितना, 5.7 डिग्री से कम होगा। तो क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं कि साइन थीटा और टेन थीटा सेम होगा, तो हम क्या सकते हैं, देन हम क्या लिख सकते हैं कि टैन आई को अप्रॉक्स क्या लिख सकते हैं, साइन आई, एंड टैन आर को हम अप्रॉक्स लिख सकते हैं साइन आर। ठीक बात। तब हमारा ये जो पी आई में कितना हो जाएगा, पीओ इंटू साइन आई अपान साइन आर हो जाएगा। लेकिन तभी जो आई छोटा 5.7 डिग्री से कम होगा। अब और स्नेल्स लॉ से हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे, स्नेल्स लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए था, म्यू साइन आई
इक्वल टू 1 साइन आर, म्यू साइन आई इक्वल टू 1 साइन आर। तो साइन आई अपॉन साइन आर देख रहे हैं इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई म्यू, यानी क्या हो जाएगा पी ओ बाई म्यू। सो ये फाइनली क्या हुआ, इमेज डिस्टेंस इक्वल क्या हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपॉन म्यू। यही ज्यादा यूज होगा क्वेश्चंस में, इस पे हम लोग काफी वर्क करेंगे। इस पे अभी एक दो क्लास इसको डिटेल पढ़ेंगे, जस्ट इन स्टार्ट किया हम लोगों ने, ये सिर्फ फिनिश नहीं होगा, अब तो इसकी शुरुआत होगी। क्या अभी के लिए क्या होगा, अगर इमेज इसी दूरी d है, ये डेप्थ d है, ऊपर से कोई नियरली नॉर्मली देखे तो इसको लगेगा ये दूरी कितना है d बाई म्यू है, ठीक है d बाई म्यू है। और ये कोई ऑब्जेक्ट हो तो ऊपर दिखना चालू हो जाता है, ये d बाई, तो ये d हुआ तो d बाई म्यू हुआ। इसको हम लोग, ये प्रूफ फिनिश होता है इस चीज को, इसको हम लोग अब इसकी डिटेलिंग स्टार्ट करेंगे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे करेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास से, ठीक है।